हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है और किसी भी पुरुष प्रधान समाज में अगर कोई महिला कुछ अलग करना चाहती है तो समाज उनका अलग तरीके से विरोध तो करता ही है। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने विश्व के लिए एग्जाम्पल सेट किया है और इतिहास के पन्नों में अपना सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज करवाया है। क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी का ये 5th चैप्टर है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि औरतों ने किस तरह अपनी दुनिया बदली है। पिछले चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह महिलाओं के घर के काम को काम नहीं समझा जाता है। परिवार के सदस्यों की देखभाल करना और घर के पूरे काम करना उनका पूरे दिन का काम होता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, लेकिन इन सब के बावजूद उनके इस काम को महत्व नहीं दिया जाता। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि महिलाएं घर के बाहर कैसे काम करती है और कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को कैसे संघर्ष करना पड़ा है। इन सब के बावजूद पहले और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है, ऐसा साधन है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। अगर आपने कहीं किसान का नाम सुना तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि कोई जेंट्स, लेकिन आप सच जानते हैं कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। पौधे लगाने से लेके खरपतवार निकालना और फसल की कटाई बुनाई तक भी हम सिर्फ यही सोचते हैं कि ये काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन सभी कामों में महिलाओं का परसेंटेज पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। इसी तरह अगर नर्स और पायलट की बात करें तो नर्स के लिए आप समझेंगे कि महिलाएं ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि वे दयावान होती है, और पायलट के रूप में पुरुष ज़्यादा परफेक्ट होंगे क्योंकि इसमें दिमाग का काम होता है और दिमाग वाला काम तो कोई औरत कर ही नहीं सकती। ऐसे सभी लोगों की सामान्यता मानसिकता ऐसी ही होती है। अनेक लोग इस प्रकार के रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने में सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी करके और अपने जीवन में सेट हो जाए, यही उनका मुख्य लक्ष्य होता है। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है तो कभी हमारे अपने मित्रों की गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों के लिए ऐसे ही नौकरी प्राप्त करने के लिए भी दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। अगर वे वैसा नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। ऐसे ही रूढ़िवादी को एक लड़की ने तोड़ा जो झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की है। इन्होंने 27 वर्ष की उम्र में रेल इंजन चलाना सीखा और उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई थी। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों और जिम्मेवारियों में भी अपना हाथ बटाती थी। उससे मन लगाकर पढ़ाई की और मेहनत भी की। स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया, फिर रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहले ही कोशिश में वो पास हो गई। लक्ष्मी कहती थी कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती तो मैं उसे ज़रूर करती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के लिए अनेक अवसर आते गए और वो करती चली गई। जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी तब उस पॉलिटेक्निक्स में मोटरसाइकिल चलाई और उन्होंने तय किया कि वो ड्राइवर बनेगी ट्रेन की। स्कूल जाना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो हम सोचते हैं कि स्कूल जाना एक साधारण सी बात है, लेकिन आज हमारे लिए यह कल्पना करना बहुत कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पहुंचना भी उनके लिए
अनुचित बात मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ ही लोग जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या वो बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति तो उनसे भी ज़्यादा खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ाया लिखाया जाता था, लड़कियाँ को अक्षर सीखने तक की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में जो कुम्हारी या बुनकरी, जो कपड़े बुनने वाले होते हैं, जहाँ पे हस्तकला सिखाई जाती है, वहाँ पर भी ऐसा माना जाता है कि लड़कियाँ केवल सहायता कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कुम्हार के घर में कोई लड़की होती है तो वह मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी जमा कर सकती है, क्योंकि वह चाक नहीं चला सकती। 19वीं सदी में आज से लगभग 2 वर्ष पहले शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गया और वे समाज जिन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ था। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए और स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए भी संघर्ष किया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है राम सुंदरी देवी की। इनके अनुभव के बारे में हम पढ़ेंगे। राम सुंदरी देवी पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। इन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम है अमार जीवन। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है ये। राम सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़कियां पढ़ती लिखती है तो पति के लिए दुर्भाग्य लेकर आती है और वो विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपने शादी के बहुत समय बाद तक छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। जब राम सुंदरी देवी 14 वर्ष की थी तो उनके मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं भी पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि लिखूंगी। एक दिन उन्होंने अपने सपने में खुद को चैतन्य भगवान, एक जीवनी है संत की, खुद को पढ़ते हुए देखा। तभी से उन पढ़ने की लालसा उनके मन में और बढ़ गई। एक दिन जब राम सुंदरी देवी किचन में काम कर रही थी तो उनके पति ने उनके बड़े बेटे से कहा कि मैंने अपनी चैतन्य भगवान यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मांगूं तो तुम इसे अंदर लेके आ जाना। वह पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी तो उसमें से राम सुंदरी देवी ने एक बुक का पन्ना निकाल लिया और उनका बड़ा बेटा जो ताम्रपत्र पे लिखना सीख रहा था, वहां से उसने एक ताम्रपत्र भी निकाल लिया और छुपाकर उस पत्र से देखकर लिखने की कोशिश करती रही। और एक दिन उनका सपना सच हो गया। राम सुंदरी देवी की अक्षर के ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भगवान पढ़ने की अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। राम सुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को विस्तार में लिखा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल रुकैया सखावत हुसैन की भी है। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन थी। उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना तो आता था, मगर उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखना था, जिसके लिए उन्हें रोका गया। उस समय अंग्रेजी बस लड़कों को ही सिखाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिया था। आगे जाकर वे लेखिका बनी और 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक चरित्र की कल्पना की गई थी, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पे पहुंची। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान पर भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि यह केवल एक स्वप्न देख रही थी।
रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल जाने तक की भी अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं रही, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की शक्ति नहीं दी, बल्कि अधिक करने की भी शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी अपना काम कर रहा है। राम सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, उनकी स्थिति के विपरीत वर्तमान के समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही है। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चे को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। आज के समय में लड़के और लड़कियों की विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी भी एकत्रित की जाती है, जैसे कि उनका एज, पढ़ाई कहाँ तक पढ़ा है उन्होंने, कहाँ वो क्या काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए भी करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्री और पुरुषों का अनुपात क्या है, मतलब पर 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार सभी लड़के और पुरुष जो कि 7 वर्ष या उससे अधिक के हैं 40% शिक्षित थे। इसकी तुलना में लड़कियां या फिर स्त्रियां केवल 15% ही शिक्षित थी। 2011 के जनगणना के अनुसार लड़के और पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई। शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की परसेंट 65% हो गई, मगर फिर भी इन दोनों के परसेंट में अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि इस अनुपात में कुछ तो सुधार आया। हमारा 4th सतत विकास लक्ष्य कहता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन। ये नहीं कि बच्चे सिर्फ स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देना भी हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे 2014-15 का एक ड्रॉप आउट का डेटा दिया गया है कि कितने बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं और बीच में ही ड्रॉप आउट कर लेते हैं। MHRD मिनिस्टर ने 2018 में ये रिपोर्ट दिया, जहाँ पे प्राइमरी लेवल पे 6.93% बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट करते हैं। वहीं पे अगर उच्च प्राथमिक में देखेंगे अगर आप, तो 8.59% बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो हायर एजुकेशन में है, सेकेंडरी स्कूल में 9-10 में 24.68% ऐसे हैं बच्चे जो कि ड्रॉप आउट करते हैं। ऊपर के डाटा से आप सभी लड़कियों की श्रेणी की तुलना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर से अधिक है। इसका मतलब ये है कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष ही रह पाती है, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां 4 वर्ष तक अपना समय बिताती हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों को स्कूल छोड़ देने का अनेक कारण है। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित मूल्य नहीं है और ना ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के आसपास ना हो तो लाने और ले जाने के लिए किसी साधन जैसे कि बस, वैन, इन सब की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। कुछ परिवार इतने गरीब होते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते, इसलिए ऐसी स्थिति में लड़कों की प्राथमिकता दी जाती है। बहुत से बच्चे इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। 2014 में एक योजना शुरू की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान में हम लड़कियों की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं।
अब महिलाओं और लड़कियों को स्कूल में पढ़ने और जाने का भी अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कि कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य जैसे लड़कियों और महिलाओं की भी स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्ष को ही महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतों ने और कई महिला संगठनों ने भी इस आंदोलन में हिस्से लिए। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का ऐसी ही एक महिला शिक्षा योद्धा रमाबाई थी, जो स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेर गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने का स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी की चीज़ें बनाना और प्रिंटिंग प्रेस चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो अभी भी वर्तमान में लड़कियों को बहुत कम सिखाई जाती है। रामाबाई का ये मिशन आज भी सक्रिय है। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। 2006 में एक कानून बना जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाती है। इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो 1918 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज की लालच में मौत के घाट उतार दिए जाते थे। महिला संगठनों द्वारा इस बात पर कड़ी आलोचना की गई, कानून अपराधियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। इस मुद्दा पर महिलाएं सड़क पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छपने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। सत्या रानी एक महिला है जो महिला आंदोलन की ही सक्रिय सदस्य हैं। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ों, नाटक और जनसभा के माध्यम से वह अपना संदेश लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून या नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है और लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां और प्रदर्शन भी करता है। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। औरतों अपने संघर्षों को ताज़ा करने के लिए और जश्न मनाने के लिए भी इस दिन इकट्ठा होती है। हर साल 14 अगस्त को बाघा बॉर्डर, जो कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इनके सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों के लिए बंधुत्व प्रदर्शन करने के लिए जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।